बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। इमरान खान को बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट से बुलावा आ ही गया है और इमरान खान ने 2 हफ्ते से जायद का वक्त हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट अब पाकिस्तान का दरवाज़ा खटखटाया था। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के दौर में इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ आराम से पूरे ठहराव के साथ तसल्ली के साथ मिलेगा। कोई बड़ी हलचल कोई तेजी के साथ चीजें होती हुई दिखाई नहीं देगी। चूंकि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की 21 तारीख को अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी थी, तो जाहिर है अब लोग इस हवाले से कहेंगे कि नवाज शरीफ की अपीलें तो समाअत के लिए मुकर्रर हो रही हैं और 21 तारीख को आप उनको बरी भी कर देंगे, तो इमरान खान की तो जमानत की दरखास्तें हैं, तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं सुन रही। और यह सवाल बार बार उठ भी रहा था कि आखिर आपने उसके ऊपर नंबर अलॉट कर दिया है तो उसको समाअत के लिए क्यों मुकर्रर नहीं कर रहे। तो जनाब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इमरान खान की अपीलों के ऊपर बेंच तश्कील दे दिया है और 3 रुकनी बेंच जो है वो 22 नवंबर को अपीलों पर समाअत करेगा। लेकिन एक बात की समझ नहीं आती कि इमरान खान का केस जस्टिस तारिक मसूद साहब के बेंच में लगना क्यों जरूरी होता है। हमने जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में देखा कि कहा जाता था हम ख्याल जजेस, हम ख्याल बेंचेस और बेंच फिक्सिंग नामंजूर, इस किस्म की चीजें हम सुनते आए हैं। लेकिन सवाल ये यहां पे जरूर है कि जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज सामिर फारूक साहब जो हैं वो केस सुनते हैं, इमरान खान का कोई बड़ी खास मोहब्बत रखते हैं, बावजूद इसके कि उनके ऊपर अदम एतमाद किया इमरान खान ने और उनकी अहलिया ने। लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट में जज तारिक मसूद के सामने ही इमरान खान का केस क्यों लगना होता है, यह बड़ा एक अहम सवाल है। तो एक तो सीनियर जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद इस बेंच के सरबराह हैं, उनके साथ जस्टिस याया अफरीदी हैं और तीसरे नंबर के ऊपर जस्टिस आयशा ए मलिक साहिबा इस बेंच का हिस्सा हैं। इस हवाले से इमरान खान ने चूंकि साइफर केस में जो जमानत है उसके हवाले से दरखास्त दायर कर रखी है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी जमानत की दरखास्त खारिज कर दी थी, उसको चैलेंज किया हुआ है। दूसरे नंबर के ऊपर उन्होंने जो फर्द जुर्म उनके ऊपर हुई थी तो उस फर्द जुर्म की कार्रवाई को भी उन्होंने चैलेंज कर रखा है। तो अब इस हवाले से बताया गया है कि जो रजिस्ट्रार ऑफिस है उसने बाकायदा नोटिस भी जारी कर दिए हैं। तो बिल्कुल ठीक है, अब इसके ऊपर जो समाअत है वो होनी चाहिए और समाअत ने उम्मीद है इमरान खान जो इंसाफ की तवक्को कर रहे हैं वो उनको इंसाफ सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा, ना कि हमारे मुनसफीन जो है वो स्कोर सेटल करेंगे इमरान खान के साथ। अब उम्मीद है कि इंसाफ होगा और इंसाफ ऐसा कि जो वाकईतन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करता हो और नजर आना चाहिए इंसाफ। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर जज सामिर फारूक की बात करते हैं। जज सामिर फारूक साहब ने फैसला तो दे दिया, हुकूमत ने अदालत में फैसला पढ़ के भी सुना दिया, और लेकिन मसला यह है कि आज जज सामिर फारूक साहब का फैसला जो है वो उड़ गया। कैसे? जस्टिस आमिर फारूक साहब ने फैसला दिया था कि एक तो 4 हफ्तों के अंदर अंदर जैसे ही अदालत का ये मिले आपको ऑर्डर, तो 4 हफ्तों के अंदर अंदर साइफर का ट्रायल मुकम्मल करें। फिर उन्होंने कहा था किसी गलत जगह के ऊपर ट्रायल होने से ट्रायल गलत नहीं हो जाता। ये सारी बातें हैं, लेकिन 2 रुकनी बेंच ने स्टे दे दिया था और कहा था कि वो केस की समाअत जो है वो नहीं करेंगे जब तक अदालत 20 तारीख का उन्होंने दिया हुआ स्टे ऑर्डर जो है। तो अब फर्क ये था कि क्या जो साइफर वाले जज हैं वो 2 रुकनी बेंच का फैसला मानेंगे जिसमें स्टे ऑर्डर है 20 तारीख तक और कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, या फिर जस्टिस आमिर फारूक का फैसला मानेंगे और जो ट्रायल है उसको 4 हफ्तों में मुकम्मल करेंगे। तो आज की खबर यह है कि साइफर वाले जज ने जस्टिस आमिर फारूक का फैसला उड़ा दिया है और जस्टिस आमिर फारूक का फैसला नहीं माना 4 हफ्तों वाला। वो आज अदालत में आए और उन्होंने चूंकि साइफर वाले केस की आज तारीख दी हुई थी, लेकिन आने के बाद उन्होंने आज बगैर किसी कार्रवाई के जो साइफर केस की समाअत है वो 21 नवंबर तक जो है वो मुलतवी कर दी है, जिसका मतलब ये है कि उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो 2 रुकनी बेंच है
उसके फैसले को तस्लीम किया है और जस्टिस आमिर फारूक साहब के फैसले को तस्लीम नहीं किया। और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने साइफर जज ने भी हाथ खड़े कर दिए कि भाई मैं इस चक्कर में नहीं पड़ रहा, आप लोग खुद फैसला कर लें कि आप लोगों ने करना क्या है। तो मैं फिलहाल 20 का स्टे है तो 21 तक मैं इस समाअत को फिलहाल मुलतवी कर रहा हूं। तो 21 का मामला यह है, आप देखना कि 20 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या फैसला करती है और 21 को अगर यहां पे होगा तो 22 को यही केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगा होगा और सुप्रीम कोर्ट से फिर वाजे कोई ना कोई चीज जो है वो हमारे सामने आ जाएगी। अच्छा, एक चीज आज बड़ी दिलचस्प है कि 190 मिलियन पाउंड वाला जो मामला है, चूंकि आप जानते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ कि जज मोहम्मद बशीर की अदालत ने ना तो जिस्मानी रिमांड दिया ना ही जुडिशल रिमांड दिया। तो 3 दिन का रिमांड था, आज उसकी भी समाअत है। और अब देखना यह है कि उसके अंदर इमरान खान का जिस्मानी रिमांड मिलता है या जुडिशल। अगर जिस्मानी रिमांड मिलता है तो क्या इमरान खान को अडयाला जेल ही रखा जाएगा या नैब अपनी हिरासत के अंदर ले लेगा? और अगर अपनी हिरासत के अंदर लेगा तो जाहिर है वो अडयाला के अंदर नहीं रख सकता, ये भी एक बड़ा अहम कानूनी नुक्ता होगा। लेकिन चूंकि इमरान खान का मामला है तो फिलहाल कानून यहां पे मानी नहीं रखता। घुमा फिरा के एक ही चीज करनी है कि किसी तरीके से इमरान खान को अडयाला के अंदर ही रखा जाए। हो सकता है नैब कह नहीं हम मुतमईन हैं, हम यहां पे आके जो है वो कर लिया करेंगे इन्वेस्टिगेशन, आप इनको यहां पे ही रखें। अच्छा, एक मामला तो हो गया ये। दूसरा, आज बुशरा बीबी की जमानत की दरखास्तों पे समाअत है और ये तसाब अदालत के अंदर है। अब देखना यह है कि वो नैब जो पहले ये कहता आया है कि मुझे बुशरा बीबी की गिरफ्तारी नहीं चाहिए, तो आज वो अगर बयान देते हैं हमें गिरफ्तारी चाहिए, फिर दलाइल और उसके बाद इस्लामाबाद की ये अदालत क्या फैसला करती है। ये भी 2-3 इंपॉर्टेंट रेलिवेंट केसेस हैं जो इमरान खान से मुतल्लिक है। लेकिन आज एक और खबर जो है वो आई, और वो खबर कहां से आई? अंसार अब्बासी की तरफ से आई। अंसार अब्बासी ने आज आर्टिकल लिखा द न्यूज़ और जंग के अंदर कि आम इंतखाबात में PTI पे पाबंदी ज़ेरे गौर नहीं है। और इस हवाले से उन्होंने कहा जी हुकूमत भी कह रही है और बाकी भी आला ओहदेदार जो है कह रहे हैं। इस दौरान उन्होंने एक और काम करने की कोशिश की बड़ी बारीकी से। उन्होंने कहा जी वो जो तहरीक इंसाफ के हवाले से मकबूलियत है ना, तो बजाय इसके कि वो एक तो उन्होंने अपने सर्वे का हवाला दिया। अच्छा, उनका अपना सर्वे बता रहा है कि तहरीक इंसाफ सबसे मकबूल है। अगर तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान में भी बाकी सियासी जमातों से ज्यादा मकबूल है अंसार अब्बासी के बकौल, जो उनके मुताबिक दी न्यूज़ का सर्वे है, तो फिर आपको कुछ शक नहीं रहना चाहिए। और वो मानते हैं कि पंजाब में तहरीक इंसाफ नवाज शरीफ की पार्टी से ज्यादा मकबूल है। लेकिन उनके मुताबिक जो उन्होंने आला इंटेलिजेंस के एक आला ओहदेदार से राब्ता किया तो उन्होंने ये बताया कि जिस तरह से दावा किया जा रहा है तहरीक इंसाफ की मकबूलियत का, ज़मीनी हकाइक उससे मुख्तलिफ है। हालांकि जो अंसार अब्बासी ने खुद अपने मजमून के अंदर सर्वे मसलन पंजाब में जी 41% है, 28% नून लीग है, इस तरह बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 2/3 अक्सरियत है। इसके अलावा और क्या मकबूलियत होती है? यानी बलूचिस्तान में भी एक पार्टी मकबूल हो, पंजाब में भी एक पार्टी मकबूल हो, खैबर पख्तूनख्वा में भी मकबूल हो और सिंध में भी मकबूल हो, तो इसके बाद और मकबूलियत क्या होती है? अब आप उसको नंबर गेम में खेलना चाहते हैं तो बिल्कुल ठीक है। अगर आपको शक, आपको यकीन है कि तहरीक इंसाफ मकबूल नहीं है, तो तहरीक इंसाफ को खुल के इलेक्शन देखें। इमरान खान को जेल में आपने रखा हुआ है ना, तो आप इमरान खान को जेल में रख लें इलेक्शन के दौरान, लेकिन इमरान खान के वोटर को, उनकी पार्टी को इलेक्शन लड़ने दें। और आपको यकीन है कि ज़मीनी हकाइक मुख्तलिफ हैं, तो आप वोटर को देख लेंगे तहरीक इंसाफ का वोटर या ओवरऑल क्या सूरत हाल है। तो आज एक ये तासुर दिया गया या खबर आई है कि जी तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी। लेकिन मैं आपको बता दूं करना क्या, करना यह है कि जब टिकटें हो जाएंगी, सारा कुछ हो जाएगा, तो फिर इमरान खान की जो पार्टी सरबराही है उसके ऊपर फिर फैसला किया जाएगा, फिर गड़बड़ एक की जाएगी, लेकिन वो इलेक्शन शेड्यूल होने के बाद होगा। ये आपने मेरे अल्फाज याद रखने। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।